नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेन सिंह और क्राइम टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कैमरे पर है आसिम और आज की जो वारदात है वो करीबन 30 साल पुरानी है, लेकिन कहा जाना चाहिए कि अगर 90 के दशक की सबसे महंगी सुपारियों में से कोई सुपारी थी तो ये सुपारी किलिंग की जो वारदात थी वो उसके अंदर शुमार थी। सीधा वारदात पे चलते हैं। तारीख थी 25 दिसंबर 1991 और इलाका था शरद बोस रोड। और शरद बोस रोड पर ही एक अपार्टमेंट था जिसका नाम था रामेश्वर अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पे एक परिवार रहा करता था, जिसमें परिवार के मालिक थे गिरीश नौलखा, उनकी पत्नी थी बीना नौलखा, उनका एक बेटा था और बहू थी। ये इस अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पे रहते थे। और ये अपार्टमेंट जो था, इसके ओनर कहा जाना चाहिए या जिसने ये अपार्टमेंट बनाया था, ये जो बिल्डर थे, इनका नाम था जुगल किशोर खेतावत और नौलखा जो परिवार था उनमें काफ़ी मेल जोल था। खेतावत परिवार भी इसी बिल्डिंग के अंदर रहता था और नौलखा परिवार जो है वो भी इसी बिल्डिंग पे रहते थे। हालांकि दोनों की जान पहचान काफ़ी पुरानी थी, यानी करीबन 10-15 साल पहले इनकी जान पहचान हुई थी। और जब ये बिल्डिंग जब बनाई जुगल किशोर खेतावत ने, तो उसमें से एक फ्लैट जो था वो नौलखा परिवार को भी दिया, यानी उन्होंने खरीदा। ये जो जुगल किशोर खेतावत थे, ये हर रोज़ नौलखा परिवार के यहाँ पे ही चाय पिया करते थे। सुबह 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाते थे। हर रोज़ की आदत थी। जब से ये परिवार 1986 में इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, तब से लगातार हर रोज़ एक भी दिन बिना नागा किए हुए ये पहुँचते थे। सुबह 8:30 बजे चाय पीते थे। चाय पीने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत जो गप वगैरह होती हैं, बातचीत होती है, वो करते थे। और उसके बाद फिर ये अपना नीचे ही जो खेतावत है, जुगल किशोर खेतावत, वो उनका ऑफिस था, वहाँ पे जाके अपना काम में लग जाते थे। इनमें से जो गिरीश खेतावत हैं नौलखा परिवार के, उनकी उम्र 59 साल थी और जो उनकी पत्नी है उनका 55 साल उनकी उम्र थी। और खेतावत भी इसी उम्र के थे, यानी सब सीनियर सिटीज़न बनने की दहलीज पे थे। 1-2 साल का ही गैप था। इस तरीके का एक गेट टुगेदर इन लोगों का हुआ करता था। तो 25 दिसंबर 1991 वाले दिन भी ये जो खेतावत हैं जुगल किशोर, ये घर पे पहुँचे, फ्लैट पे घंटी बजाई। 1 बार घंटी बजाई, 2 बार घंटी बजाई, 3 बार घंटी बजाई, बार घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। अब जो जुगल थे वो इंतज़ार कर रहे थे इस घर की नौकरानी, जिसका नाम प्रतिमा था, उसके आने का, क्योंकि बड़ी भरोसेमंद नौकरानी थी इस घर की। और ये जो नौलखा परिवार था, वो एक चाबी जो है बाहर की दरवाजे की, वो प्रतिमा को दे के रखता था कि अगर बाई चांस वो कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर वो घर में मौजूद नहीं है तो वो आए, अपना पूरा काम वाम करे और काम करके निकल जाए। तो एक चाबी घर की इस नौकरानी के पास रहा करती थी। और नौकरानी का आने का वक्त हुआ करता था 8:45 से 9 के बीच। तयशुदा वक्त जो था, उस वक्त पे ये जो नौकरानी थी प्रतिमा वहाँ पे पहुँची। देखा तो जुगल किशोर बड़े कहा जाना चाहिए बेतहाशा चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर बेचैनी में। उनसे भी पूछा कि प्रतिमा ने आके कि क्या हो गया सर, आप इतना बेचैन क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं करीबन 8:30 बजे यहाँ पे आया था, 10 मिनट से मैं लगातार घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा। तुम बताओ क्या ये लोग कहीं बाहर गए? तो उसने बोला नहीं, मैं तो कल ही आई थी, उन्होंने ऐसा कुछ प्लान तो बताया नहीं था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो उसने जुगल किशोर ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से ये जो दरवाज़ा है उसको खोलो। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का जो मंज़र था उसको देख के दोनों सिहर उठे। और मंज़र कुछ इस तरीके का था कि ये जो घर के मालिक थे गिरीश नौलखा, इनकी बॉडी जो थी वो ड्राइंग रूम के अंदर पड़ी हुई थी। कुर्ता पजामा इन्होंने पहन रखा था, दिसंबर का महीना था, एक शॉल भी ओढ़ रखी थी और वो शॉल जो थी वो इनके गले में लिपटी हुई थी और उसी शॉल से इनका गला घोंटा गया था। अब गिरीश नौलखा की जो बॉडी थी वो तो पड़ी हुई थी ड्राइंग रूम में। इन लोगों ने दूसरा फिर देखा कि ये जो बीना नौलखा जो इनकी पत्नी हैं, उनके बारे में भी पता किया जाए तो घर का ही एक जो बेडरूम था, करीबन ये जो फ्लैट था करीबन 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था और इसमें 3-4 बेडरूम थे, ड्राइंग रूम था, स्टडी थी, सर्वेंट रूम था, मतलब कि कुल मिला के बहुत बड़ा फ्लैट था।
तो एक कमरे में ये जो बीना नौलखा हैं इनकी लाश पड़ी हुई थी, उनका मुंह जो था बिस्तर की ओर था, औंधे मुंह पड़ी हुई थी, उनके गले में साड़ी बंधी हुई थी और जो साड़ी का दूसरा सिरा था वो पंखे में बंधा हुआ था, और पास में ही एक तकिया पड़ा हुआ था। उसको देख के लग रहा था कि इनका स्मॉदर करके, इनका दम घोंट के इनका कत्ल किया गया है। पौश इलाके में एक अपार्टमेंट में कत्ल हो जाना, 90 के दशक में आप जानते हैं कि अपार्टमेंट्स का इतना चलन था नहीं जितना अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 साल का वक्त भी गुजर गया। तो एकदम सनसनी फैल गई पूरे अपार्टमेंट के अंदर और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, और पुलिस के भी वाकई में हाथ पांव फूलना वाजिब था, क्योंकि एक बहुत ही पॉश इलाके में, एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी में डबल मर्डर हो जाना अपने आप में बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज था इस केस को सुलझाने के लिए। तमाम जो कोलकाता पुलिस के आला अधिकारी थे वो मौके पे पहुंचे, और ख़ुद कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे वो भी पहुंचे, और उन्होंने भी मौका मुआयना किया। और मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा जो घर है वो तितरा बितरा हुआ, यानी जमकर जो है वो लूटपाट की गई है घर के अंदर। जितने भी कपबोर्ड्स थे घर के अंदर, अलमीराज थी, उनको तोड़ा गया था, जो खुली नहीं उनको किसी लकड़ी की चीज़ से तोड़ा गया था। तो तमाम जो पूरा घर था वो उथल पुथल था, और पहली नज़र में यही लग रहा था कि मर्डर जो हुआ है उसके पीछे जो है मकसद जो है वो केवल लूटपाट है। तो उस वक्त के जो कमिश्नर थे उन्होंने तय किया कि इस मामले की जो तफ्तीश है वो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को दी जाए, जिस तरीके जैसे क्राइम ब्रांच है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में भी एक सेल है उसको दी जाए। और इस सेल में काम करते थे एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था सुजीत मित्रा। तेज तर्रार इंस्पेक्टर थे और काफ़ी जो केसेस थे उन्होंने सॉल्व किए थे। तो जांच जो थी वो सुजीत मित्रा को दी गई, और जो लाशें थी दोनों, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम जब हुआ तो मालूम चला कि जो मरने का वक्त है वो रात 10 से 11 के बीच का है, यानी जो मर्डर हुआ था नौलखा दंपति का वो 24 दिसंबर की रात को हुआ था, और वक्त 10 से 11 के बीच का था। अब सुजीत मित्रा जो थे इस केस के आईओ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उन्होंने अपनी तफ्तीश करनी शुरू करी। और इस अपार्टमेंट में लगभग 36 फ्लैट थे। इन जितने भी 36 फ्लैट थे उनके सभी जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई, और ये जितने भी 36 फ्लैट थे उनके संग अटैच्ड सर्वेंट क्वार्टर भी थे। तो बहुत सारे क्या, लगभग सभी अपार्टमेंट ओनर्स के जो सर्वेंट थे वो उनके साथ रहा करते थे। इसके अलावा जो रोज़ सर्वेंट्स अंदर आते हैं, रोज़ बाहर जाते हैं, ये भी सारी चीज़ें थी। तो इन सब से इन्होंने पूछताछ करी, और करीबन 48 घंटे तक, यानी लगातार वो जो सुजीत मित्रा थे वो अपने घर नहीं गए, पुलिस स्टेशन नहीं गए, और वो अपार्टमेंट में ही जो पूछताछ थी वो करते रहे लगातार। एफएसएल की भी टीम बुलाई थी मौके से, कई सारे फिंगरप्रिंट्स और बाकी जो भी थोड़े बहुत जो सबूत इकट्ठे बिखरे हुए थे। एक चप्पल भी मिली थी मौके से पुलिस को, वो भी पुलिस ने कलेक्ट करी, और चप्पल की शक्ल देख के मालूम चल रहा था कि जो भी जिसकी भी ये चप्पल है उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड है, गरीब टाइप का। मतलब चप्पल भी ऐसी थी गरीब टाइप की, अंदाज़ा हो जाता है जूता चप्पल को देख के कि गरीब टाइप का या अमीर टाइप का। अब जूते और चप्पल की भी क्लास होती है। तो सुजीत मित्रा ने फिर बाकी का देखना शुरू किया कि सिक्योरिटी के क्या प्रबंध है सोसाइटी में। तो सिक्योरिटी बहुत ही हाई फाई थी उस रामेश्वरम अपार्टमेंट की, और 3 गेट थे, और तीनों गेट पे जो सुरक्षा गार्ड थे वो तैनात रहते थे। जो आसपास अपार्टमेंट के आसपास की जो बाउंड्री थी वो काफ़ी ऊंची थी, और उसके ऊपर भी काफ़ी कटीले जो तार थे, बाउंड्री भी ऊंची थी और बाउंड्री के ऊपर भी काफ़ी जो कटीले तार थे वो लगाए गए थे। और गार्ड्स की भी तैनाती ठीक ठाक संख्या में रहती थी, गार्ड्स पेट्रोल टाइप की भी करते रहते थे अपार्टमेंट के अंदर। तो ये देख के, और उनका रजिस्टर वगैरह भी सुजीत मित्रा जो थे उन्होंने चेक किया। तो 24 दिसंबर को देखा कि जो जो लोग आए हैं उन लोगों से पूछताछ भी कर ली सुजीत मित्रा ने, और फिर कम से कम उनको ये बात तो समझ में आ गई कि बाहर से कोई नहीं आया, जो भी है अंदर का ही बंदा है जिसने
ये डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। अब अंदर का कौन बंदा है, पुलिस ने पूछताछ कर ली, सारे नौकरों से पूछताछ कर ली, जितने भी लोग थे अपार्टमेंट के उन लोगों से भी पूछताछ कर ली, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके चेहरे पे थोड़ी भी नर्वसनेस हो, या सुजीत मित्रा जैसा जो एक सीजन्ड पुलिस अफसर है वो किसी का चेहरा पढ़ पाने में कामयाब हुआ हो कि कोई खौफ की लकीर या कुछ टेंशन, कुछ भी तनाव, इस तरीके की कोई भी चीज़ उनके सामने नहीं आई। तो सुजीत मित्रा ने अपने जितने भी मुखबिर थे, जो खबरियों का उनका नेटवर्क था, उसको अलर्ट किया और उनको बोला कि इस तरीके से मर्डर हुआ है और तुम देखो शायद तुम्हें कोई जानकारी मिले, और अगर मिलती है तो मेरे को बताना। मर्डर को लगभग 3 दिन का वक्त गुजर चुका था। चौथे दिन सुजीत मित्रा के पास उनके एक खबरी का फ़ोन आया, और ये फ़ोन जो था वो रात के वक्त आया था। उन्होंने बताया कि बेसिकली कोलकाता के एक इलाके में एक जुआ खाना और अवैध जुआ खाना और शराब का अड्डा था। तो अक्सर जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते थे वो इस जुए खाने पे आते थे, शराब खाने पे आते थे और वहाँ पे शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। तो उस खबरी ने सुजीत मित्रा को फ़ोन करके ये बताया कि अभी अभी इस जुए खाने पे एक लड़का आया है और मैंने कभी उसको पहले देखा नहीं है, और ये पहली बार है कि मैं उससे देखा, और वो अंग्रेज़ी शराब पी रहा है, वो भी महंगी वाली, क्योंकि इस तरीके के अड्डों पे देसी शराब मिलती है और वही हाथ की बनी हुई इस तरीके की शराबें मिलती हैं। और वो इसके अलावा वो एक बड़े महंगे कैमरे का जिक्र कर रहा है जो उसने हाल में ही ख़रीदा है। तो ये सारी बातें जब उसने सुनी मुखबिर ने, तो वो उसके पास गया, लड़के के पास, और उसने पूछा कि भाई तुम इतना ज़्यादा पैसा, और जुआ भी वो खेल रहा था, और जुआ भी इस तरीके से खेल रहा था कि वो पैसे हारे जा रहा था, तब भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। तो ये सारी बातें जो थी मुखबिर को बड़ी अजीब लगी, और मुखबिर उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, पहली बार तुम्हें यहाँ पे देखा है और इतना पैसा वैसा लुटा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं एक अमीर आदमी के घर चपरासी का काम करता हूँ। ये बात उसने सुनी और उसके बाद उसने उस लड़के को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पिए हुआ था और उसको लग रहा था कि ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको होश ही नहीं है, ये शायद यहीं पे जो अड्डा है इसी में पड़ा रहेगा सुबह तक। उसके बाद जब ये बात सुजीत मित्रा को पता चली तो वो तुरंत उस जगह पे पहुँचे और वहाँ से वो जो लड़का था उसको इन लोगों ने उठाया। उठाने के बाद लाल बाज़ार में जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट था उसका ऑफिस था, वहाँ पे जब ये इसको लेके आए तो जैसे ही पहले पुलिस वाले की शक्ल देखी और जब ये एक तरीके से पुलिस थाने में ये लड़का जो था घुसा, तो इसका जितना भी नशा था वो हिरन हो गया पूरा, ये ना बिल्कुल होश में आ गया और बिल्कुल पुलिस को सख्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने आप ही इसने बोलना शुरू कर दिया। इसने बताया कि उसका नाम खोकन गिरी है और वो ये जो जुगल किशोर शेखावत हैं इनके दफ्तर में बतौर चपरासी काम किया करता है। और उसने ये भी बताया कि मैंने जो मर्डर था, डबल मर्डर, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है, लेकिन उसने बोला कि मैंने अकेला नहीं मारा, मेरे साथ 3 लड़के और थे। तो उन्होंने बताया, पुलिस ने पूछा कौन कौन था, तो बताया कि एक राजू था, एक कामिनी करके लड़का था और एक और भी एक लड़का था। तो ये तीनों जो थे ये उसी अपार्टमेंट में अलग अलग परिवारों के साथ काम किया करते थे। पुलिस ने अब इससे पूछा कि ठीक है तुमने मर्डर क्यों किया, क्योंकि पुलिस को शुरुआत में तो यही वजह लग रही थी कि ये जो मर्डर हुआ है वो लूटपाट की वजह से हुआ है। और जब उसने कबूल लिया कि वो उसी अपार्टमेंट में काम करते हैं तो पुलिस को भी ऐसा लगा कि ये शायद वाकई में लूटपाट के लिए मर्डर किया। लेकिन पुलिस को आप जानते हैं कि बाल की खाल निकालने में पुलिस बेहद आगे रहती है, तो उससे और भी पूछा गया कि केवल लूटपाट के लिए मर्डर किया गया और कोई इंटेंशंस थी। तो उसने बोला नहीं मुझे तो सुपारी भी मिली थी इस मर्डर करने के लिए। तो पुलिस ने पूछा कितना की सुपारी मिली थी, तो 90 के दशक में आप सोचिए 1990 में उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। यानी उस टाइम पे तो सुपारी का चलन भी नहीं था, और अगर 1 लाख की बात की जाए तो 30 साल पहले मेरे ख्याल से 1 लाख की कीमत अगर आप लगाएं तो मुझे लगता है कि आज के 10 लाख से भी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो जब इतने बड़े अमाउंट की सुपारी का पुलिस का पता चला तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अमाउंट देने वाला भी कोई ऐसा तो नहीं होगा सड़क चलता इंसान, वो भी ठीक ठाक अमीर होगा। तो पुलिस ने अब पूछा कि किसने सुपारी दी। अब जो अगला जो शब्द उसके मुंह से निकले उसको सुनने के बाद वाकई में पुलिस भी हैरान थी और ये हैरानी वाली बात थी। उसने बताया, जो खोकन था उसने बताया कि हमें जो 1 लाख की सुपारी दी थी, मुझे मतलब, वो जुगल किशोर खेतावत की पत्नी विमला खेतावत, उन्होंने मुझे सुपारी दी थी। पुलिस ने के पास खोकन का बयान था, 3 जो बाकी लड़के थे पुलिस ने उनको उठाया, और इसके अलावा 3 जनवरी 1992 को ये जो विमला खेतावत थी इनको भी अरेस्ट किया। अब विमला खेतावत से इंटरोगेशन शुरू हुई कि आप बताइए कि आपने क्यों सुपारी दी और आपने ये जो बीना और गिरीश नौलखा थे इनको क्यों मारा। तो उसने कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि हम पहले 80s में कोलकाता के, साउथ कोलकाता के ही बालीगंज, शायद मैं कुछ सही पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ है, बालीगंज है, तो बालीगंज इलाके में रहा करते थे और वहीं पे हम लोगों की जान पहचान ये नौलखा परिवार से हुई। और ये जो परिवार था बेहद, जो बीना नौलखा और गिरीश नौलखा बेहद आज़ाद ख्याली के लोग थे। पार्टियां करना, मौज मस्ती करना और घूमने फिरने जाना, बार्स में जाना, अगर उस टाइम पे क्लब्स हुआ करते थे वहाँ पे जाना, इस तरीके की थी। मतलब कि कुल मिला के खूब मौज मस्ती वगैरह वाली ज़िंदगी ये लोग जीते थे। और दोनों ही पति पत्नी, जो विमला और बीना और जो गिरीश हैं, ये प्राइवेट कंपनी में एक सीनियर पदों पे तैनात थे। और इनकी मुलाकात जुगल किशोर खेतावत से हुई। जुगल किशोर खेतावत को भी वही लाइफस्टाइल पसंद थी जो लाइफस्टाइल बीना और गिरीश को पसंद थी। तो लिहाजा जुगल जो थे वो बहुत ही इनके नज़दीक पहुंच गए और ये फैमिली थी वो भी नज़दीक पहुंच गई थी। विमला जो थी उनको इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं थी, वो अपना घरेलू महिला थी, उनको पूजा पाठ और घर के काम और ये सारी चीज़ें थी, उसमें मज़ा आता था। लेकिन उनका जो पति वो बिल्कुल अपोजिट थे जुगल, और उनको इस तरीके की चीज़ में, पार्टी वार्टी करने में, इस तरीके की चीज़ों में मज़ा आता था। तो जुगल जो थे वो नौलखा परिवार के करीब हो गए और उनकी करीबी नौलखा परिवार से इस तरीके से हुई कि उनकी जो पत्नी थी बिमला वो उनसे दूर होती गई और जुगल की जो नज़दीकियाँ थी वो बीना नौलखा से हो गई, यानी दोनों के बीच में अफेयर हो गया। अब इस बात का पता जो था वो बिमला को भी चला और इसी बीच जब ये जो जुगल किशोर खेतावत ने रामेश्वरम अपार्टमेंट बनाया तो बहुत ही सस्ते दामों में जो फ्लैट था वो नौलखा परिवार को दे दिया। और बीना जो थी, जो पहले अलग रहती थी, वो और ज़्यादा नज़दीक आ गई। तो इस वजह से बिमला जो थी वो उनको और ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी, वो बहुत ज़्यादा असहज होने लगी और उनको लगने लगा कि मेरे घर के अंदर ही मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और इस सब की वजह केवल और केवल जो है नौलखा परिवार है। ये बातें जो थी बिमला के दिमाग में घूम रही थी और बस उन्होंने ये तय किया कि अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये जो दोनों पति पत्नी हैं इन्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब खुद बिमला तो मर्डर नहीं कर सकती थी, तो अब उनको ऐसे शख्स की तलाश थी जिससे वो मर्डर करवा सके। पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास भी ठीक ठाक पैसा रहा करता था। तो अब उनको बस तलाशना था एक ऐसा आदमी जिससे वो मर्डर करवा सके। तो उन्होंने देखा कि उनके पति के दफ्तर में काम करने वाला जो चपरासी है जिसका नाम खोकन है, वो काफ़ी बड़ा कैश रोज लाता था, ले जाता था, लेकिन आज तक उसने बेईमानी नहीं करी। और दूसरा, वो बड़ा भरोसे वाला इंसान था और बिमला को ऐसा चाहिए था कि जो अंदर कहीं इंसान हो, भरोसे वाला हो, कि अगर वो उसके साथ प्लान डिस्कस कर ले और वो मना भी कर दे तो कम से कम बाहर जाके ये ना बोले कि बिमला मैडम ने मुझसे ये बात बोली कि नौलखा परिवार को मारना है।
तो उन्होंने खोकन को बोला कि इस तरीके की बात है और अगर तुम ये मेरा काम कर दोगे, दोनों को मार दोगे, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं मैडम, मैं तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढिए। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। बिमला ने जब उसने मना किया तो तुरंत 40,000 रुपये की रकम उसके हाथ में रख दी और उससे बोला कि देखो, तुम सोच लो, ये पैसे हैं तुम्हारे पास, इनको रख लो, रख के सोचो 2-3 दिन और उसके बाद फिर मेरे को बताना कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। और जब 40,000 की रकम उस समय हाथ में थी, तो ये जो खोकन था इसने भी सोचा और उसको लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ, और ये जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ चपरासी की, वो ज़िंदगी जो है उससे मैं मुक्ति पा सकता हूँ और अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ, अपना कुछ काम धंधा खोल सकता हूँ, इतने रुपया पैसा अगर मिलेगा मेरे को तो। लेकिन उसने सोचा कि मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसने भी तलाशना शुरू किया कि मैं किसके साथ ये सारे काम कर सकता हूँ। तो उसी सोसाइटी में काम करने वाले 3 जो नौकर थे, उनको उसने कॉन्फिडेंस में लिया और उनको बोला कि 25-25 हज़ार रुपये हम लोग आपस में बांट लेंगे, और घर से जो लूटपाट में मिलेगी चीज़ें वो भी आपस में बांट लेंगे, और सब लोग की जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। तो सबको पैसों की ज़रूरत थी और 25,000 रुपये उस वक्त काफ़ी मायने रखते थे, इस वक्त भी मायने रखते हैं कि 25,000 रुपये की रकम भी अगर किसी की खो जाए तब भी आदमी को आज भी दुख होता है। तो अब 25,000 रुपये का जो बंटवारा था, उस हिसाब से सबने माना कि 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे सबको, और जो लूटी गई हुई रकम होगी या लूटा हुआ सोना वोना होगा वो भी डिवाइड कर लेंगे। तो तय हो गया कि मर्डर करना है, और खोकन ने जाके बिमला को बोल दिया कि हम लोग करेंगे, आपने जो एडवांस दिया था वो मैंने रख लिया, बाकी का जो काम हो जाएगा उसके बाद आप हमें 60,000 रुपये दे देना। तो राज़ी हो गई। तो अब तारीख तय करनी थी कि किस तारीख को मारा जाए, और इसमें पूरा जो लीड कर रही थी वो जो विमला थी वो लीड कर रही थी, और वही सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो परिवार के बारे में जो खोकन था उनको उसको दे रही थी। विमला को मालूम चला कि जो नौलखा परिवार का जो बेटा है वो छुट्टियों में, क्योंकि क्रिसमस के आसपास का टाइम था तो जो छुट्टियां थी वो शुरू हो गई थी, और जो बेटा था वो नॉर्थ इंडिया चला गया अपना घूमने फिरने के लिए। तो 11 दिसंबर को वो चला गया था, और इस बीच उनको ये भी मालूम चला कि पहले वो जल्दी आने वाला था लेकिन उसको फ़्लाइट की टिकट नहीं मिल पा रही, तो इस वजह से वो लेट आएगा। तो मालूम चला कि वो 26 दिसंबर को ये जो नौलखा परिवार का बेटा है वो वापस लौटेगा। तो अब तारीख तय की गई कि 25 दिसंबर को ये मर्डर करना है। जो नौलखा परिवार था उसके यहाँ पे भी 3 जो थे डोमेस्टिक हेल्प काम करती थी, और वो देर रात तक रहती थी डोमेस्टिक हेल्प जो थी। तो अब वारदात वाले दिन 25 दिसंबर को ये जो बिमला है ये नौलखा परिवार के यहाँ पे पहुँची, और इन्होंने बहाना बनाया कि उनके जो पति हैं जुगल किशोर खेतावत, वो अपना डब्बा, पान पराग का जो डब्बा है वो भूल गए और मैं लेने आई हूँ, तो आप क्या ढूंढ के दे सकती हैं। तो अगर घर में नौकर होता तो जाहिर सी बात है बिना नौलखा आवाज़ लगाती उस नौकर को कि ये देखो ज़रा डिब्बा देखो कहाँ पे रखा हुआ है, ढूंढ के दो। लेकिन क्योंकि नौकर जा चुके थे तो बिना नौलखा ने खुद ही जो था वो डब्बा ढूंढना शुरू कर दिया, और इस डब्बा ढूंढने की वजह से ये बात तय हुई कि घर के अंदर केवल और केवल बीना नौलखा और उनके जो पति गिरीश हैं वही मौजूद हैं, बाकी अब कोई घर के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब कंफर्म हो गया कि वो दोनों घर में अकेले हैं, तो बिमला खेतावत जो है उन्होंने गोकन को इशारा किया और गोकन अपने बाकी 3 और साथियों के साथ फ्लैट पे पहुंचा। गोकन को ये लोग जानते थे, खेतावत के ऑफिस में काम करता था, अक्सर आना जाना था। तो जो गिरीश नौलखा थे उन्होंने जो होल था, आई होल,
उसमें से झांका दरवाजे के आई होल में से और उसको देखा कि खोकन आया हुआ, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। रात के करीबन 10 बजे का टाइम था। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वैसे ही तुरंत ये जो चारों थे वो उन पे टूट पड़े गिरीश नौलखा के पर, और इन लोगों ने मिलके उनका जो शॉल जो था जो लपेटी हुई थी उसी से गला दबा दिया। उनकी मौत हो गई। कत्ल के वक्त जो बीना नौलखा थी वो दूसरे कमरे में थी, और वो जब उन्हें आवाज़ आई खटपट की तो वो भी बाहर आई और उन्होंने देखा कि इस तरीके से चारों लोगों ने उनके पति का कत्ल कर दिया। तो वो जो इंटरकॉम था उसकी तरफ भागी, लेकिन इन लोगों ने पहले से इंटरकॉम के जो वायर वगैरह थे वो खींच डाले थे। इसके बाद ये जो बीना नौलखा थी इन्होंने शोर शराबा करना शुरू किया, तो इन्होंने चारों ने मिलके उनका जो सर था वो गद्दे डबल बेड का जो गद्दा था उस पर लगा दिया और ऊपर से तकिया रख के इन्होंने दम घोट के कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जो चारों थे वो जो खोकन का सर्वेंट रूम था वहाँ पे चले गए, और इनमें से एक जो बंदा था वो आउटसाइडर था, बाकी के 3 वो सर्वेंट रूम में रहते थे। कामिनी नाम का जो बंदा था वो आउटसाइडर था। तो कामिनी जो घर के अंदर से जितनी भी लूटपाट की थी इन लोगों ने दोनों की मौत के बाद, तो कामिनी ने वो बैग अपने साथ लिया और ये दीवार फलांग के अपार्टमेंट से चला गया। सुबह पूरा हाय अल्लाह मचा और कत्ल के बारे में मालूम चला, पुलिस ने तफ्तीश करी, लेकिन ये लोग अपना आराम से उसी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे ताकि किसी को शक ना हो। इस तरीके से ये जो पूरा एक सुपारी किलिंग थी, एक 90 के दशक की सबसे महंगी सुपारी किलिंग जिसे माना जाता है, उसकी कहानी खुली। और इस मामले में इनमें से एक जो मर्डरर था जिसने मारा था राजू नाम का, वो सरकारी गवाह बन गया, और बाकी के जो ये 4 लोग थे जिसमें बिमला खेतावत, कामिनी और खोकन और इसके अलावा जो एक और बंदा था, इन सबको जो लोअर कोर्ट है अलीपुर कोर्ट, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उम्र कैद की सज़ा को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने भी जो था इस सज़ा को कायम रखा और बिमला खेतावत को लंबा वक्त जो था वो जेल में गुजारना पड़ा। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो अर्जी थी वो सुनी नहीं। इस जो फैसला था उसको, उसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया था, लेकिन लंबा वक्त जो था वो जेल में गुजरा था जो बिमला खेतावत है उनका, और इसकी वजह से उनको तमाम जो बीमारियां थी वो हो गई थी और उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। इसके अलावा और भी कई सारी परेशानी थी। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, 2007 या 2008 की बात है, और ये बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिमला खेतावत को बेल दे भी दी थी। और बेल के दौरान ही 2008 में सुनवाई चल रही थी और बिमला खेतावत को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला है उसको कायम रखेगा और उससे उन्हें दोबारा जो है जेल जाना पड़ेगा। तो 2008 में उन्होंने अपने जो घर था 9वीं मंजिल पे, उससे उसकी खिड़की से, वो पैरालिसिस भी हो गया था उनको, उस खिड़की से कूद के उन्होंने आत्महत्या कर ली। और बाकी के जो 4 लोग हैं वो अभी भी जो है अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो इस तरीके से एक सुपारी किलिंग की जो वारदात थी वो खुली और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें कोलकाता पुलिस ने की थी। और कहा जाए कि सबसे बड़ा जो लीड था वो केवल और केवल जो मुखबिर था सुजीत मित्रा का, इंस्पेक्टर का, उसने ये पूरा केस खोल के रख दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।